दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। और ये जो पेपर मैंने लिया है ये पेपर 2024 का है। तो यदि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेपर को डिस्कस करेंगे और पेपर को डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको इसका सल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर में आपके कुल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देने हैं, यानी कि 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। और सेक्शन ए से कुल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि जो सेक्शन ए है वो 30 नंबर का है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली की कोशिकाएं। तो अगर हम बात करें सर्टोली की कोशिकाओं की, तो अगर आप ह्यूमन के जो टेस्टिस है, यानी कि जो वृषण है, उसका अगर सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देगा, और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही सर्टोली की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सर्टोली की सेल है। आइए देखते हैं कि सर्टोली की सेल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले इनका काम होता है कि जो स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटिड्स है और जो स्पर्म है, उनको नरिशमेंट यानी कि पोषण देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज कराते हैं। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन है कि ये इनहिबिन नामक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलर बॉडीज़, यानी कि पोलर काय। अब बात आती है कि पोलर बॉडी बनता क्या है। तो आपने oogenesis पढ़ा होगा, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन जब होता है तो उसी दौरान बनता है पोलर बॉडी। तो एक तरह से देखा जाए कि जो ये पोलर बॉडी होते हैं इनका कोई भी रिप्रोडक्शन में काम नहीं होता, यानी कि oogenesis में इनका कोई फंक्शन नहीं है। ये एक प्रकार के बाई प्रोडक्ट होते हैं जो कि जब प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte बनता है तो उस दौरान ये बनते हैं। तो अब बात आती है कि पोलर बॉडी करते क्या है। तो एक तरह से जब oocyte का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान इनसे न्यूट्रिशन जो होता है oocyte को ज़्यादा मिल जाता है, इस वजह से ये छोटे हो जाते हैं और oocyte साइज़ में बड़े हो जाते हैं। और उसी दौरान ये भी मदद करते हैं कि जो oocyte है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुँचे। अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया। आइए समझते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है। तो आप सभी बैक्टीरिया तो ज़रूर जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। तो आपको बता दें कि आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बट ये एक ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जो सबसे पहले जो जीव आया था वो प्रोकैरियोटिक जीव आया था, और वही प्रोकैरियोटिक जो जीव है या फिर बैक्टीरिया है वही कहलाता है आर्की बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की एक खासियत थी कि ये किसी भी एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेता था, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या फिर बहुत अधिक अमाउंट में सॉल्ट हो या फिर इन्वायरमेंट में बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद हो। तो इन सभी एडवर्स कंडीशन में ये अपने आप को एडाप्ट करता था। तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले सेल आया वो था आर्की बैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोटोबायोंट। तो बात आती है प्रोटोबायोंट्स क्या है। तो प्रोटो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है। बायोंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, लाइफ। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो टेक्निकली देखा जाए तो कोई सेल नहीं था, मतलब कोई जीव नहीं थे। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये उत्पत्ति कैसी थी, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट था। यानी कि कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलकर फॉर्मेशन किए एक तरह से मेम्ब्रेन का। तो जो प्रोटोबायोंट्स थे ये एक प्रकार के मेम्ब्रेन थे, या फिर कह सकते हैं एक तरह से प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन थे, जिसके अंदर आपको डीएनए या फिर आरएनए एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलते थे। और इस वजह से इनमें कैटेलिक एक्टिविटी होती थी, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती थी, और
इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता भी पाई जाती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एलील्स। अब एलील्स क्या होते हैं? तो एलील्स जो होते हैं एक तरह से जीन के रूप होते हैं, इसलिए एलील्स को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि लंबाई के लिए दो तरह के जीन आते हैं, एक आता है बड़ा यानी कि लंबा, और एक आता है बौना। तो लंबे के लिए जीन क्या है? कैपिटल टी है, और बौने के लिए क्या है? स्मॉल टी है। अब ये जो जीन है कैपिटल टी, अब हम इनको अगर अलग अलग लिखे तो यही कहलाएंगे एलील। तो एलील दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। तो अगर कैपिटल टी है, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, तो कैपिटल टी को हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे। अगर वही स्मॉल में है, जैसे स्मॉल टी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव एलील बोलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेस्टिजियल ऑर्गेन्स यानी कि अवशेषी अंग। तो ऐसे ऑर्गेन्स जो कि हमारे पूर्वजों में सक्रिय था, परंतु समय के साथ जैसे जैसे उसका यूज़ कम हुआ तो वे ऑर्गेन्स क्या हुए? उनके फंक्शन तो ख़त्म हो गए, फिर भी वे ऑर्गेन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और ऐसे ऑर्गेन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेन्स या फिर अवशेषी अंग। जैसा कि अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, हमारे शरीर पर बालों का पाया जाना, तो हमारे शरीर पर बाल अब क्या होते? बहुत कम है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उनके शरीर पर बाल अधिक थे। बाल क्यों थे? क्योंकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते थे। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पॉपुलेशन होता है वो एक ही प्रकार के इंडिविजुअल से बना होता है, यानी कि सेम स्पीसीज मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन में जितने जीन हैं और उस जीन के जितने एलील हैं, उन सभी एलील को अगर हम टोटल करें तो वही कहलाता है जीन पूल। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिग हैं और एक पॉपुलेशन है पिग की, और उसमें अलग अलग तरह के जीन हैं। कोई कैपिटल बी है, कोई कैपिटल बी स्मॉल बी है, कोई स्मॉल बी है। तो अगर हम इन सभी के एलील को एक साथ ले लें तो यही कहलाएगा जीन पूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है क्लाइंस। आइए समझते हैं कि क्लाइंस क्या होता है। ऑल द पॉपुलेशन आर ऑफ सेम स्पीसीज एज लॉन्ग एज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन लिंक देम। मतलब कि किसी पॉपुलेशन के जो समान जातियाँ होती हैं वो लंबे समय तक आपस में इंटरब्रीड करती हैं और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लाइंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीन क्लस्टर। आइए समझते हैं कि जीन क्लस्टर होता क्या है। तो जो जीन क्लस्टर है एक तरह से जीन फैमिली का एक भाग होता है, जिसमें कि दो या दो से अधिक जीन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर पाए जाते हैं, जो कि सिमिलर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि सेम जीन एक्सप्रेशन करते हैं, और एक तरह से सेम फंक्शन भी करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनहेरिटेबल वेरिएशन यानी कि अनुवांशिक विभिन्नताएं। देखिए इनहेरिटेबल वेरिएशन होता क्या है, आपको बता दें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सेम स्पीसीज़ का हो, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है। अब ये नियम किस पे लागू नहीं होता? क्लोन पर और मोनोजाइगोटिक ट्विंस पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ही माँ बाप की जो संतानें हैं उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है यही कहलाते हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है? ये जेनेटिक वेरिएशन दो वजह से हो सकता है। एक तो होता है म्यूटेशन और दूसरा होता है रिकॉम्बिनेशन। अब सेक्शन ए के बाद है सेक्शन बी, जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें आपको केवल 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में लिखने हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है, यानी कि टोटल इस सेक्शन से भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विथ इट्स इसेंशियल फीचर। तो सबसे पहले समझे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि इवोल्यूशन क्या होता है। देखिए इवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं या जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, उसमें चेंजेस होना, और यही चेंजेस आके चलकर बढ़ते रहते हैं और एक तरह से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से जुड़े हुए आपको 3 थ्योरी पढ़नी है।
पहला है डार्विन थ्योरी, दूसरा है लैमार्क थ्योरी और तीसरा है म्यूटेशन थ्योरी। तो ये इन तीनों थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर इन तीनों के बारे में डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको जो बीएससी 6 सेमेस्टर है उससे रिलेटेड जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है वो सभी मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो आपको टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला है जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये टॉपिक जो है, या कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं कि जर्म प्लाज्म थ्योरी होता क्या है। तो अगर हम बात करें जर्म प्लाज्म थ्योरी की, तो इसको अगस्त विज़मान ने 1892 में दिया था, और इन्होंने लैमार्क के थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने चूहे की 21 जनरेशन तक पूंछ काटी, लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा कि किसी भी जनरेशन में चूहे की पूंछ खत्म तो होना तो दूर की बात थी, थोड़ा सा छोटा भी नहीं हुआ। तब इसके बाद विज़मान ने अपने खुद का एक सिद्धांत दिया जो कि हेरिडिटरी के लिए था, और वो थ्योरी था जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो तरह के सेल होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है जर्म प्लाज्म सेल, या जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अगर गैमिट को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे गैमिट होते हैं वो जर्म सेल होते हैं, और बाकी जो पूरी बॉडी है वो कैसी सेल है, सोमैटिक सेल है। तो हमारे सोमैटिक सेल में जो कैरेक्टर होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते, जबकि जर्म सेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई लोहार है तो लोहार का बेटा लोहार क्यों नहीं हो सकता, या पहलवान का लड़का पहलवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने अपने पूरे लाइफ में जो भी कैरेक्टर अडॉप्ट किए हैं वो अपने सोमैटिक सेल में अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनका कैरेक्टर जाना होगा तो कौन सा कैरेक्टर जाएगा, जो कि उनके जर्म सेल में है। तो जर्म सेल के कैरेक्टर ही हेरिटेबल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिकैप्सुलेशन थ्योरी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो रिकैप्सुलेशन थ्योरी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, और इस थ्योरी को ओंटोजेनी रिकैप्सुलेशन फाइलोजेनी भी कहते हैं। तो ओंटोजेनी का मतलब क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ओंटोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी स्पीसीज़ का, और रिकैप्सुलेशन का मतलब होता है रिपीट होना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो स्टार्टिंग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इवोल्यूशन को रिपीट करता है, इवोल्यूशन को दिखाता है। जैसे आप फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मानव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखोगे तो स्टार्टिंग के जो एम्ब्रियो होते हैं वो सब इन सभी के एक जैसे दिखाई देंगे, यानी कि इन सभी का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये एक जैसा होता है, और इसी को हम बोलते हैं रिकैप्सुलेशन थ्योरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में आधुनिक अवधारणा क्या है। तो अगर आप जीवन की उत्पत्ति पढ़ना चाहते हैं तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो है ओपेरिन का सिद्धांत। मैं आपको जो आंसर है मैं वो सीधे बता रहा हूँ कि आपने ओपेरिन का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने 8 स्टेप बताया। उन 8 स्टेप में आपको अलग अलग प्रोसीजर देखने को मिलेंगे जिससे कि जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो आप ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सभी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले मिलर एंड लुइस पास्चर। तो स्टैनले मिलर और लुइस पास्चर का जो योगदान है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो हाल ही में 2-3 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, और मैंने बताया हुआ है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कनेक्टिंग लिंक एज ए एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के प्रमाण के रूप में जो संयोजक कड़ियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो अगर आप एविडेंसेस की बात करें तो बहुत सारे एविडेंसेस है, जैसे कि एम्ब्रियोनिक है, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स है, होमोलॉगस ऑर्गेन्स है। तो ये सभी टॉपिक इसमें आएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हर एक टॉपिक पर, यानी कि आपके सिलेबस में जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एजिंग इन डिटेल। तो एजिंग क्या होता है, एजिंग के बारे में आपको डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन, यानी कि अति सूक्ष्म एवं सूक्ष्म जैव विकास को आपको उदाहरण सहित समझाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखने हैं। जैसे कि पहला है विटेलोजिनेसिस और दूसरा है इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, यानी कि प्रेरित अंड जनन। चलते हैं पेपर के तीसरे सेक्शन की ओर, यानी कि सेक्शन सी, जिसमें कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो सेक्शन 3 है इसमें आपको केवल आंसर जो है देना है वो है 500 वर्ड्स, और कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल्स। तो स्तनधारियों में आँख और वृक्क का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में आपको oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों के बारे में ही लिखना है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मॉलिकुलर फाइलोजेनी, what are the advantages of using प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन डिटरमाइनिंग फाइलोजेनी, यानी कि आणविक जाति वृत्ति से क्या तात्पर्य है, जाति वृत्तियों के निर्माण में प्रोटीन एवं केंद्रक दृश्य के क्या लाभ है। तो कोई ये खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसको तैयार कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अर्ली डेवलपमेंट इन बर्ड, यानी कि पक्षियों के जो प्रारंभिक परिवर्धन की